नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 7 जिसका नाम है संवहन तंत्र या रक्त संचालन संस्थान एक पार्ट 1 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10th होम साइंस चैप्टर 7 संवहन तंत्र या रक्त संचालन संस्थान, पहला भाग। संवहन तंत्र वेस्कुलर सिस्टम मानव शरीर में भोजन के पचे हुए भागों के वितरण के लिए एक जटिल तंत्र है। इसके द्वारा छोटी आंत की दीवारों द्वारा शोषित खाद्य पदार्थ शरीर की सभी कोशिकाओं को प्राप्त होता है। साथ ही इसी के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन, जल आदि मिलते हैं तथा उत्पन्न हुए विकार कार्बन डाइऑक्साइड तथा अतिरिक्त जल आदि फेफड़े, गुर्दे और त्वचा द्वारा शरीर के बाहर निकल जाते हैं। यही तंत्र शरीर के तापमान को भी संतुलित रखता है। इस तंत्र को संवहन तंत्र कहते हैं। यह तंत्र एक विशेष जीवित माध्यम द्वारा अपना कार्य संपादन करता है। यह माध्यम है मानव रक्त। तो अब हम जानेंगे, अगला टॉपिक है मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। मानव रक्त को जीवन द्रव यानी वाइटल फ्लूइड, VITAL वाइटल, FLUID फ्लूइड। तो मानव रक्त को जीवन द्रव की संज्ञा दी गई है। इसी पर सभी ऊतकों की जीवन क्रियाएं निर्भर करती हैं। मानव रक्त भी एक प्रकार का ऊतक है, लेकिन अन्य ऊतकों से इसमें भिन्नताएं हैं। शरीर के अन्य ऊतक ठोस हैं, लेकिन रक्त एक द्रव ऊतक है तथा अन्य ऊतकों की तरह यह शरीर के निश्चित स्थान पर स्थित नहीं है, बल्कि गतिशील है। औसत भार के मानव शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त रहता है। मोटे तौर से शरीर के भार का ये 9% मानव शरीर में होता है और विश्राम की अवस्था में मानव शरीर के रक्त का अधिकांश आमाशय, यकृत, प्लीहा, आंत इत्यादि की रक्त वाहिनियों में संचित रहता है और अपेक्षाकृत बहुत कम भाग परिभ्रमण की अवस्था में रहता है। और अब रक्त के कार्य। पहला कार्य, रक्त शरीर के अंग प्रत्यंग में परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण द्वारा यह शरीर के सभी अंगों को आवश्यक पोषक पदार्थ पहुंचाता है। नंबर 2, यह शरीर के विकारों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को अंगों से संग्रहित करके तथा उन्हें घुलाकर मल मूत्र या पसीने के रूप में बाहर निकाल देता है। नंबर 3, यह सारे शरीर के तापमान को एक समान बनाए रखता है। नंबर 4, यह शरीर के अंदर पहुंचे हुए रोगजनक कीटाणुओं को नष्ट करता है। नंबर 5, यह विटामिनों को उनके कार्य क्षेत्र तक पहुंचाने का काम करता है। नंबर 6, यह सभी ग्रंथियों तक रसोत्पादन सामग्री पहुंचाता है। नंबर 7, यह विमाणु के माध्यम से जमने की क्रिया आरंभ करता है, जिसके कारण ही कटे भाग से बहता रक्त रुक जाता है और जीवन की रक्षा होती है। नंबर 8, रक्त का हीमोग्लोबिन HAEMOGLOBIN हीमोग्लोबिन हवा से ऑक्सीजन ग्रहण कर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। नंबर 9, रक्त घावों को भरने में सहायता देता है। नंबर 10, जब शरीर पर किसी विशेष रोग का आक्रमण होता है, तब रक्त स्वयं ऐसे विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करता है जो भविष्य में उस रोग से शरीर की रक्षा करता है। ऐसे पदार्थ को रोग प्रतिकारक एंटीबॉडी कहते हैं। ANTIBODY एंटीबॉडी कहा जाता है। अगला टॉपिक, रक्त की बनावट। स्थूल रूप से मानव रक्त लाल रंग का अर्ध तरल सजीव पदार्थ है और अन्य तरल पदार्थों जैसा जीवन रहित नहीं है।
अनुवीक्षण यंत्र से देखने से साफ पता चलता है कि यह मुख्यतः द्रव और ठोस पदार्थों का बना है। द्रव पदार्थों में अधिकांश पानी जैसे हल्के पीले रंग का एक रंगीन पदार्थ है। इसे हम रक्तवारी यानी प्लाज्मा कहते हैं। PLASMA प्लाज्मा कहते हैं। रक्तवारी से कई प्रकार के ठोस कण उपलाते हुए दिखाई पड़ते हैं। हम इन्हें रक्त कण ब्लड कॉर्पुसल्स CORPUSCLES तो इन्हें हम रक्त कण कहते हैं। इन कणों में दो प्रकार के कण प्रमुख हैं। हम इन्हें लाल रक्त कण रेड ब्लड कॉर्पसल्स और श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। रक्त के 100 भागों में लगभग 45% भाग रक्त के कण और शेष 55 भाग रक्तवारी का होता है। और रक्तवारी के बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक रक्तवारी प्लाज्मा। रक्तवारी जरा पीलापन लिए हुए हल्के लाल रंग का जल जैसा तरल क्षार प्रधान द्रव है। इसके 100 भाग में करीब 90 भाग जल और शेष 10 भाग अन्य घुले हुए पदार्थ हैं। घुले हुए पदार्थों के 10 भागों में 8 प्रोटीन जातीय पदार्थों के तथा शेष साधारण नमक, वसा, शर्करा तथा अन्य लवणों के हैं। प्रोटीन के कारण ही रक्तवारी चिपचिपा स्टिकी मालूम होता है। इनके अतिरिक्त ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें भी इसमें घुली रहती हैं। ऑक्सीजन गैस विशेषकर रक्त के लाल कणों में पाई जाती है। प्रोटीन रूपीय घुलनशील पदार्थों में फाइब्रिनोजन FIBRINOGEN फाइब्रिनोजन प्रमुख है, जिसके द्वारा वायु के संपर्क में आने से रक्तवारी थक्का बन जाता है। विकार के रूप में रक्तवारी में साधारण लवण यूरिया UREA यूरिया इत्यादि वर्तमान रहते हैं। एमिनो जातीय पदार्थों के यकृत तथा ऊतकों में विघटन से यूरिया उत्पन्न होता है, जो गुर्दे द्वारा मुक्त होकर मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। और अब रक्तवारी यानी प्लाज्मा के कार्य। रक्तवारी में घुले हुए पोषक तत्वों में ग्लूकोज, वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल AMINO, एमिनो एसिड, विटामिन इत्यादि प्रधान हैं, जिनके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तथा तंतुओं को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अगला टॉपिक लाल रक्त कण या कणिकाएं रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। बनावट। लाल रक्त कण टिकिया जैसे गोल, लेकिन दोनों ओर ऊपर और नीचे कुछ चपटे आकार के होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें निरी आंखों से देखना संभव नहीं है। यदि इन्हें आसपास रखा जाए तो 1 घन मिलीमीटर स्थान में लगभग आधा करोड़ रक्त कण समा जाएंगे। अनुवीक्षण यंत्र से देखने पर प्रत्येक कण पीला दिखाई पड़ता है। ये रक्त कण बिरले ही अकेले देखे जाते हैं। साधारणतः ये समूह में एक के ऊपर एक लंबाई में पड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, जिससे इनका सामूहिक रंग लाल दिखाई देता है। इसी कारण रक्त का रंग भी देखने में लाल मालूम पड़ता है। रक्त कण की ऊपरी दीवार पारदर्शी लचीली झिल्लियों की बनी है। यह रक्त कोशिका की भित्ति है। शरीर की अन्य कोशिकाओं से भिन्न मानव रक्त के लाल कणों में केंद्रक नहीं रहता है। इसके अंदर हल्के लाल पीले रंग का एक तरल पदार्थ रहता है, जिसमें हीमोग्लोबिन घुला रहता है। हीमोग्लोबिन के विशेष गुण के कारण जब रक्त हवा के संपर्क में आता है, तब वह हवा से प्राप्त ऑक्सीजन तंतुओं को छोड़ता जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण ही रक्त लाल दिखता है। और अब अगला टॉपिक है लाल रक्त कणों की विशेषताएं। साधारणतः प्रत्येक सफेद कण के पीछे 600 से 700 लाल कण रक्त में पाए जाते हैं। लाल रक्त कणों की उत्पत्ति हड्डियों के मज्जे में होती है। साधारणतः 120 दिन तक जीवित रहने के बाद ये स्वयं मर जाते हैं या यकृत में जाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। इनके शरीर का अवशिष्ट भाग यकृत और प्लीहा द्वारा छनकर बाहर निकल जाता है। संक्षेप में अस्थियों के मज्जे में लाल कणों का निर्माण और यकृत में उनका विनाश सर्वदा हुआ करता है। इस प्रकार प्रत्येक क्षण असंख्य रक्त के लाल कणों का जन्म और विनाश होता रहता है। और अब अगला टॉपिक लाल रक्त कणों के कार्य। लाल रक्त कण हमारे लिए विशेष उपयोगी हैं।
मांसपेशियों को जो भोजन प्राप्त होता है उनका सरल यौगिक बनना जरूरी है। इनको सरल यौगिक बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। भोजन स्थित कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से ही शरीर में शक्ति और गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे तंतुओं को शक्ति प्राप्त होती है। यदि कुछ समय के लिए रक्त को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो इस शरीर रूपी मशीन का चलना भी रुक जाएगा। ऑक्सीजन का संवहन लाल कणों द्वारा ही होता है। वायु के संपर्क में जाने से हीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन नामक चमकीला लाल तत्व बन जाता है। इसी रूप में फेफड़े से ऑक्सीजन ऊतकों में जाता है। ऊतकों में ऑक्सीजन के कुछ भाग के लिए जाने पर हीमोग्लोबिन पुनः चमकीला लाल ब्राइट रेड से स्याही लिए लाल डार्क रेड रंग का हो जाता है। इस प्रकार ऊतकों में हीमोग्लोबिन का अपचयन यानी रिडक्शन हो जाता है। अपचयन के फलस्वरूप भी शिराओं का रक्त स्याही लिए लाल रंग का होता है। ऊतकों के कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के लाल कणों में प्रवेश कर कार्बोलिक अम्ल उत्पन्न करता है। फेफड़े में इसकी विपरीत क्रिया होती है, फलतः कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रक्त के लाल कण हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। और अब हम जानते हैं एनीमिया के बारे में। सामान्यतः शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव तथा लाल कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से अनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया के स्पेलिंग ANAEMIA। रोगग्रस्त व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाता है तथा थोड़ा भी काम करने पर वह थकावट महसूस करता है।